छोटे से गांव पीपलपुरा में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गुरु मनमोहन दास जी अपने सत्संग के लिए गांव आ रहे हैं। गांव के मुखिया रामलाल के घर पर विशेष पंडाल लगाया गया है। सभी ग्रामवासी इस आयोजन के लिए तैयारियों में जुटे हैं। मोहन, जो शहर से पढ़कर गांव लौटा है, इस सारे आयोजन को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा है। क्या जरूरत है इतना पैसा फूकने की? गांव में पीने का पानी तक नहीं है ठीक से, और यहाँ लाखों का पंडाल बन रहा है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा मोहन। गुरुजी के आशीर्वाद से ही तो हमारे गांव में बरसात अच्छी होती है। पिछले साल भी जब सूखा पड़ने वाला था, तुम्हें याद नहीं है? उनके आने के बाद ही बारिश हुई थी। हाँ हाँ, और सूरज भी उनके कहने पर ही निकलता है ना? इसी समय रामलाल अपने सहायक दीनानाथ के साथ वहां पहुंचते हैं। मोहन बेटा, तुम शहर से पढ़कर आए हो, तुम्हारी मदद चाहिए हमें। गुरुजी का स्वागत ऐसा होना चाहिए कि पूरे जिले में चर्चा हो जाए। हाँ मुखिया जी, मैं सोच रहा था कि इतना पैसा अगर गांव के विकास पर लगाया जाए तो। अरे मोहन, ये सब तुम्हारी समझ से परे है। गुरुजी के आशीर्वाद का मोल नहीं होता। पिछली बार उनके आने के बाद ही तो रामलाल जी के खेतों में दोगुनी फसल हुई थी। मोहन चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अगले दिन सुबह धूमधाम से गुरुजी का आगमन होता है। हजारों ग्रामीण उनका स्वागत करने के लिए जमा हो जाते हैं। ओम शांति। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का कल्याण हो। गुरुजी, आपके चरणों में हमारा गांव धन्य हो गया। आपके आशीर्वाद से ही हमारा गांव फल फूल रहा है। बेटा रामलाल, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा उद्धार करेगी। आज से 3 दिन तक हम यहाँ सत्संग करेंगे और ग्रामवासियों के दुख दर्द दूर करेंगे। मोहन दूर खड़ा ये सब देख रहा है। वो गुरुजी की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। सत्संग में गुरुजी अद्भुत प्रवचन देते हैं। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। कुछ लोग तो रोने लगते हैं। दूसरे दिन गुरुजी अपने दिव्य दृष्टि का प्रदर्शन करते हैं। मुझे देख रहा है कि इस गांव में एक बूढ़ी माता है जिसका नाम शकुंतला है। क्या यहाँ कोई शकुंतला माता है? हाँ हाँ गुरुजी, हाँ मैं हूँ शकुंतला। बेटी, तुम्हारे घुटनों में बहुत दर्द रहता है और तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर शहर चला गया है ना? हे भगवान, गुरुजी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो साक्षात भगवान हैं। भीड़ में हलचल मच जाती है। सभी गुरुजी की दिव्य शक्तियों के कायल हो जाते हैं। लेकिन मोहन को कुछ गड़बड़ लगता है। वो चुपके से गुरुजी के डेरे के आसपास चक्कर लगाने लगता है। तीसरे दिन सत्संग का समापन का दिन आ गया। मेरे भक्तों, आज हमारे सत्संग का अंतिम दिन है। आज हम एक विशेष यज्ञ करेंगे जिससे इस गांव पर देवताओं की कृपा बरसेगी। इसके लिए सभी ग्रामवासियों से दान की अपेक्षा है। गुरुजी के यज्ञ के लिए मैं 1 लाख रुपए दान करता हूं। मैं 50,000 देता हूँ गुरुजी। एक एक करके सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार दान देने लगते हैं। गुरुजी के सामने रुपयों का ढेर लग जाता है। तभी मोहन भीड़ को चीरता हुआ आगे आता है। रुकिए, ये सब धोखा है। मोहन, ये क्या बदतमीजी है गुरुजी के सामने? मुखिया जी, ये गुरुजी नहीं, धोखेबाज हैं। मैंने इनके डेरे के पीछे छिपकर देखा है। ये हर रात फोन पर किसी से बात करके गांव के लोगों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। झूठ! ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसे शैतान ने पकड़ लिया है। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ भाई, कल उस बूढ़ी शकुंतला का नाम बताना जिसका बेटा शहर गया है। लोगों को लगेगा मेरी दिव्य दृष्टि है। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा जाता है। गुरुजी का चेहरा पीला पड़ जाता है। और भैया, इन्होंने जो पिछली बार आशीर्वाद दिया था, उसके बाद अच्छी बारिश हुई थी, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इन्होंने तो बस उसका फायदा उठाया। क्या ये सच है गुरुजी? ये सब झूठा है। रामलाल बेवकूफ है। उसके घाव से लाखों निकाल लूंगा इस बार। गुरुजी का सारा ढोंग उजागर हो जाता है। रामलाल और गांव वाले आक्रोशित होकर गुरुजी की ओर बढ़ते हैं।
गुरुजी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। धोखेबाज, हमारी भावनाओं से खेला तुमने, पुलिस को सौंपो इसे। हम जैसे गरीब अनपढ़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया तुमने। गुरुजी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि वो एक गिरोह का हिस्सा है, जो देश भर में इसी तरह के धार्मिक ढोंग रचकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। देखिए, आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास में डूबकर अपनी मेहनत की कमाई लुटाना ठीक नहीं है। गांव के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करें। तुम सही कहते हो मोहन, आज से हम गांव के विकास पर ध्यान देंगे। मैं जो 1 लाख दान देने वाला था वो गांव के स्कूल के लिए दूंगा। समय बीतता है। पीपलपुरा में अब सत्संग की जगह साप्ताहिक सभाएं होती हैं, जहां गांव के विकास पर चर्चा होती है। मोहन के नेतृत्व में गांव में पानी की समस्या हल हो गई है। स्कूल का नवीनीकरण हुआ है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सच्चा गुरु वो है जो हमें सोचना सिखाए, ना कि हमें। चंदनपुर गांव में सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। आज का दिन सामान्य नहीं था। पहली बार इस गांव का कोई लड़का फौज में भर्ती हुआ था। माँ, बिजली कब आएगी? बेटा 3 दिन से बिल नहीं भरा, कल मजदूरी से पैसे आएंगे तो भरेंगे। अरे पढ़ाई वढ़ाई छोड़, खेत में जाकर काम कर। कब तक हमारी कमाई खाएगा? नहीं पापा, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। सरकारी स्कूल जहां राकेश पढ़ता, वहां की कंडीशन ठीक नहीं थी। तभी मास्टर जी आते हैं। राकेश, तुम्हारी फीस के पैसे कहाँ हैं? सर, अगले महीने दे दूंगा। अरे करीब कितने महीने से यही बात कर रहा है। रोहित, शर्म नहीं आती? राकेश पढ़ाई में सबसे आगे है। बेटा, मैं तुम्हारी फीस भर देता हूँ, लेकिन वादा करो मन लगा के पढ़ोगे। राकेश मास्टर जी को फीस के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उनके साथ उनके घर चला गया, जहां मास्टर जी के घर की दीवार पर अलग अलग नौकरियों के पोस्टर लगे हैं। राकेश, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो या डॉक्टर? सर, मैं तो बस इस गरीबी से निकलना चाहता हूँ, माँ को खुश देखना चाहता हूँ। देखो बेटा, ये भी एक रास्ता है। सम्मान भी मिलता है, पैसा भी। सर, लेकिन हमारे गांव से कभी कोई फौज में नहीं गया। तो तुम पहले बनो। रास्ता बनाने वाले हमेशा अकेले होते हैं। राकेश घर पहुंचा और अपने फौज में जाने की बात को रखता है। माँ, मैं फौज में जाना चाहता हूँ। फौज में? क्यों बेटा? अरे यहाँ खेत खलियान छोड़कर कहाँ भागेगा? पापा, मैं इस गरीबी में नहीं मरना चाहता, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। अगर तेरा दिल कहता है तो जा बेटा, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। अपनी मर्जी कर, लेकिन यहाँ वापस मत आना। गांव के चौराहे पर सारे लड़के इकट्ठे होकर राकेश के इस फैसले पर उसे समझाने में लग गए। यार राकेश, तू पागल हो गया है क्या? यहाँ मजे से रह और आराम की लाइफ जी यार। अरे यहाँ ताश खेल, सिगरेट पी, मस्ती कर, फौज में जाकर क्या करेगा? तुम लोग यहीं बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करो, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। तू समझता है तू सबसे अच्छा है? नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। राकेश उनके बीच से उठ के निकल गया, क्योंकि उन सब की बातें उसको बेबुनियाद लग रही थी। वहां से निकलकर वो अपने बचपन के प्यार पूजा से मिलने पहुंच गया। राकेश, तुम सच में फौज में जाओगे? हाँ पूजा, मैं तुम्हें खुशियों से रखना चाहता हूँ, इस गरीबी में नहीं। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, पैसा नहीं। पूजा, अगर मैं कामयाब हुआ तो तुमसे शादी करूंगा, अगर हार गया तो? अगर हार गए तो भी तुम मेरे राकेश हो, मैं इंतजार करूंगी। घर की छत पर राकेश दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। राकेश जानता था कि फौज में जाना आसान नहीं। उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार होना बेहद जरूरी था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अरे राकेश, क्या कर रहा है? चाचा जी, फौज की तैयारी कर रहा हूं। वाह बेटा, मेरा भाई भी फौज में था, कारगिल में शहीद हुआ था। सच में? आपने पहले क्यों नहीं बताया? कभी मौका नहीं मिला, लेकिन तू अच्छा कर रहा है। मुझे तुझ पर भरोसा और गर्व दोनों है मेरे बेटे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राकेश अपनी पहली परीक्षा देने जिला मुख्यालय पहुंच गया, जहां हॉल पूरा भीड़ से भरा था। सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, यह सिर्फ परीक्षा नहीं, आपकी जिंदगी का इम्तिहान है। भगवान, मेरी मदद करना। यार तू भी यहाँ
तेरे जैसा गरीब भी फौज में जाने का सपना देखता है? हाँ भाई, गरीबी कोई गुनाह नहीं है। एग्जाम खत्म होने के कुछ महीने बाद ही उसका नतीजा सामने आ गया, जहां राकेश को बहुत बड़ा झटका लगा। राकेश फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। मैं हार गया पूजा, शायद पापा सही कह रहे थे। राकेश, एक बार हारने से कुछ नहीं होता, कोशिश करते रहो। बेटा तुम निराश न हो, अरे पहली बार में कौन पास होता है। पूजा और मास्टर जी से बात करने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने के लिए उदास मन से निकल गया। जहां गांव के लड़के उसे ताने मार रहे थे, वो भारी मन से अपने घर पहुंचा। बेटा, उदास क्यों है बेटा? माँ, मैं फेल हो गया, शायद मैं काबिल नहीं हूँ। अरे पगले, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, मैं जानती हूँ तू कितना ताकतवर है। लेकिन माँ, लोग ताने मारते हैं। लोग तो उसे ही ताने मारते हैं बेटा जो कुछ करने की कोशिश करता है। जो कुछ नहीं करता है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। माँ के शब्दों ने राकेश को नई ताकत दी। वो पहले से भी ज्यादा अब कड़ी मेहनत करने लगा। वाह बेटा, यही तो जुनून चाहिए। चाचा जी, इस बार मैं जरूर निकलूंगा। बेटा, मैं तुझे अपने भाई का लॉकेट देता हूँ, ये तेरे काम आएगा। राकेश की ये दूसरी परीक्षा थी, वही परीक्षा केंद्र, लेकिन इस बार राकेश पूरी तरह से तैयार है। राकेश कुमार, तुम दोबारा आए हो? जी सर, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अच्छी बात है, दिखाओ क्या है दम तुम में। इस बार राकेश ने सभी टेस्ट पास किए। उसकी मेहनत रंग लाई। राकेश का नाम लिस्ट में आ गया था। वो खुशी से उछलता हुआ अपनी माँ को तुरंत कॉल करता है। माँ, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं फौजी बन गया। बेटा, तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। राकेश, मुझे पता था तुम कर सकते हो। राकेश, आज हमारे गांव का पहला लड़का फौज में जा रहा है। यार राकेश, माफ कर देना, हमने तुझे डिमोटिवेट किया था। कोई बात नहीं मनोज, तुम भी कोशिश करो। यार, अब मैं भी फौज में जाने की सोच रहा हूँ। फौज के एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग का दौर शुरू हो गया। राकेश, तुम्हारी बैकग्राउंड देखा है, गरीब घर से आए हो। जी सर, लेकिन अब मैं किसी से कम नहीं। अच्छी बात है, यहां सिर्फ मेहनत देखी जाती है, पैसा नहीं। राकेश की मेहनत देखकर सभी प्रभावित थे। वो बेस्ट कैडेट बना। राकेश ने अपनी पहली सैलरी घर पर भेजी। प्रिय माँ, ये मेरी पहली सैलरी है, अब आपको किसी की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। राकेश को कहना मैंने गलत कहा था, मुझे माफ कर दे। राकेश की सफलता देखकर गांव के और भी लड़कों में जुनून जागा। यार, अब मैं भी तैयारी कर रहा हूं, मुझे भी राकेश जैसा बनना है। अब तो हर साल हमारे गांव से कोई ना कोई फौज में जाएगा। राकेश छुट्टी लेकर यूनिफॉर्म में पूजा से मिलने जाता है और उससे शादी की बात करता है। पूजा मुस्कुराकर हाँ बोल देती है और घर वाले भी इस रिश्ते से खुश नजर आ रहे हैं। राकेश अपने घर से निकलकर अपने गांव के लोगों और बच्चों से मिलकर उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। और इस तरह चंदनपुर गांव के गरीब लड़के राकेश ने सबको दिखाया कि हालात आपको नहीं, आप अपने हालात को बनाते हैं। आज उस गांव से हर साल फौज में लड़के जाते हैं। राकेश सिर्फ एक सैनिक नहीं। दिल्ली की एक छोटी सी झुग्गी में रहता था 12 साल का अर्जुन। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो अपना फटा सा बोरा लेकर सड़कों पर निकल जाता था कूड़ा बीनने के लिए। लेकिन उसके छोटे से दिल में बड़े सपने थे। अर्जुन बेटा, खाना खा के जाना। माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा, आज ज्यादा कूड़ा मिलेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। बेटा, तू तो कहता था ना कि बड़ा होकर फौजी बनेगा, देश की सेवा करेगा। हाँ माँ, जरूर बनूंगा, ये काम तो बस कुछ दिन का है माँ। जब तक पापा का इलाज चल रहा है मैं घर चलाऊंगा। अर्जुन के पिता पिछले साल से बिस्तर पर थे। घर की जिम्मेदारी इस छोटे से कंधों पर आ गई थी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। माँ, जब पापा काम करते थे तो कहते थे ना, घर का मर्द कभी हार नहीं मानता। अब मैं घर का मर्द हूं माँ। बेटा, तू तो सपने देखता था ना फौजी बनने के, अब देख क्या हालत हो गई हमारी। माँ, ये सब अस्थाई है, मैं तिरंगा जरूर फहराऊंगा एक दिन, बस थोड़ा इंतजार कर। अर्जुन बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। पापा, आप बस ठीक हो जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आपने सिखाया है ना, हिम्मत वाले हार नहीं मानते।
सड़क पर कड़ी दोपहरी के बीच अर्जुन की नजर सामने पड़ती है। एक ऑफिस के अंदर लहरा रहे तिरंगे पर उसने मन ही मन में बोला, एक दिन मैं भी उस तिरंगे को छूऊंगा, उसको सामने से सलामी दूंगा, जैसे टीवी में फौजी अंकल को मैंने करते देखा है। अरे कूड़े वाले, तू फौजी बनेगा? बड़ा आया। हंस ले भाई, एक दिन तेरा भी सलाम लूंगा मैं। अरे अर्जुन, तू रोज यहाँ से गुजरता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। अरे इतनी मुसीबत में भी हिम्मत कैसे रखता है? अंकल, माँ कहती है कि भगवान उसी की मदद करता है जो हिम्मत रखता है। तभी अचानक वहीं पास में कुछ गुंडे एक आदमी को चाकू दिखा के डरा रहे थे। तू बहुत कुछ जान गया है, अब तुझे हम यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। भाई, मैं तो यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। अरे बहुत होशियार बनता है, मगर अफसोस अब कुछ बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। अरे ये लोग इस अंकल को क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे कुछ करना होगा। अरे छोड़ो उनको, नहीं तो मैं इसी झाड़ू से तुम सबको पीट पीट के तुम्हारा भरता बना दूंगा। अर्जुन की बात सुन के सारे गुंडे उसकी तरफ बढ़े। तभी पुलिस आके उन्हें पकड़ के जेल ले गई। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुमने पुलिस को कब बुलाया? अरे अंकल, वो जब मैंने देखा कि वो आपको जान से मारने वाले थे, तभी मैंने डायल 100 पर शिकायत कर दी थी। वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने तो। वैसे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अंकल, माँ कहती है अगर किसी की मदद कर सको तो जरूर करो, भगवान खुश होता है, और जब भगवान खुश होता है तो वो आपकी जिंदगी को आसान कर देता है। वाह बेटे, तुम्हारा नाम क्या है और ये तुम क्या कर रहे थे यहाँ? जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं कूड़ा बीनने का काम करता हूँ। इतनी छोटी उम्र में ये काम? घर में कौन है तुम्हारे? माँ और पापा है। पापा बीमार है, दवाई के लिए पैसे चाहिए। माँ भी काम करती है लेकिन कम पड़ जाता है। बेटा, तुम जानते हो तुमने आज क्या किया है? तुमने एक पुलिस अधिकारी की जान बचाई है। आप पुलिस हैं? सच में? हाँ बेटा, और तुम्हारी इस हिम्मत की वजह से कई और लोगों की जान बच सकती है। वाह, मैंने सच में पुलिस अंकल की मदद की। माँ को बताऊंगा तो कितनी खुश होंगी। बेटा, तुम्हारे अंदर एक सच्चे फौजी वाली आत्मा है। कुछ दिन बाद अर्जुन के घर वो पुलिस अधिकारी डीएम के साथ उसके परिवार से मिलने आते हैं। नमस्ते, आप ही अर्जुन की माँ हैं? जी हाँ, कोई गलती हुई है क्या हमारे बेटे से? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आपका बेटा एक हीरो है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। अर्जुन बेटा, तुमने जो काम किया है वो बहुत बड़ी बात है। साहब, मैंने तो बस अंकल की मदद की थी। साहब, मेरे बेटे ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? उसे माफ कर दीजिए, छोटा है, बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, ऐसा है नहीं वो। बिल्कुल नहीं माता जी। उल्टा आपके बेटे को 15 अगस्त के दिन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साहब, साहब, सच में मेरे बेटे को पुरस्कार मिलेगा साहब? जी हाँ, और इसके साथ ही अर्जुन की पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप भी मिलेगी। माँ, अब मैं पढ़ूंगा और सच में फौजी बनूंगा। पापा को दवाई भी मिलेगी। माँ, बेटा, तुम पहले से ही एक सच्चे फौजी हो, अब बस इसे दुनिया के सामने दिखाना है। 15 अगस्त के दिन डीएम साहब अर्जुन को सम्मान देने के लिए बुलाते हैं। आज हम एक ऐसे बालक को सम्मानित कर रहे हैं जिसने सिखाया है कि वीरता का रिश्ता उम्र या गरीबी से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से है। हे भगवान, काश पापा यहाँ होते, देख पाते कि उनका बेटा आज तिरंगे के सामने खड़ा है। अर्जुन, मेरा शेर बेटा, आज तेरी माँ का सीना गर्व से फूला जा रहा है। अर्जुन, आओ आगे। साहब, मैं गरीब का बच्चा हूँ, क्या सच में मैं इस मेडल के लायक हूँ? हाँ बेटा, तुम हमारे हीरो हो। मैं अर्जुन, एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा, आज यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं पढ़ लिख कर एक दिन सच में फौजी बनूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। मुझे अपने देश पर गर्व है और मैं अपने देश को गौरवान्वित कराने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। मेरा बेटा, मेरा हीरो, मेरा अर्जुन। दोस्तों, अर्जुन ने हमें सिखाया है कि हीरो बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस दिल में देश के लिए प्रेम होना चाहिए।
मैं वादा करता हूँ इस तिरंगे की इज्जत रखूंगा, इस तिरंगे का मान रखूंगा, इस तिरंगे की शान रखूंगा, और जरूरत पड़ी तो इस देश के वास्ते मैं अपनी जान भी दे दूंगा। माँ, अब मैं कूड़ा नहीं बीनूंगा, पढ़ाई करूंगा और बड़ा अधिकारी बनूंगा। अर्जुन, मुझे तुझ पर गर्व है। धन्यवाद मेरे देश, तुमने मुझे दिखाया कि गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि हिम्मत ना होना शर्म की बात है। और इस तरह एक गरीब बालक एक सफल आईपीएस अधिकारी बना और हर 15 अगस्त वो उन बच्चों को प्रेरणा देता है जो कभी उसकी तरह सपने देखते थे। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकते। अर्जुन ने सिखाया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके हौसले से होती है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक चुनौती है जो हमें और भी मजबूत बनाती है।